सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर कंप्यूटर की जो हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर जो है हम आज क्लास नंबर 39 करने वाले हैं। 38 क्लास में कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज देख रहे होंगे। और सबसे पहले आपकी जो खुशखबरी है बता देता हूं, आपने सभी को पता चल भी गया होगा, हरियाणा पुलिस को जो पीएमटी पीएसटी डेट है वो अब डिक्लेयर कर दी गई है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं। हरियाणा पुलिस की पीएमटी पीएसटी जो डेट थी ना, बहुत सारे बच्चे जो है इसका वेट कर रहे थे। फाइनली जो है अब ये डेट फिक्स कर दी गई है। 15 अप्रैल से आपके जो पीएमटी पीएसटी है वो स्टार्ट हो रहे हैं। आज 5 तारीख है, यानी कि 10 दिन के बाद जो है आपके पीएमटी पीएसटी स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आपकी जो फिजिकल की तैयारी है, रनिंग की तैयारी है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। बहुत समय से कह रहा था लिखित परीक्षा के साथ जो है अपनी रनिंग की तैयारी जो है करते रहो, ग्राउंड में जाके रनिंग वगैरह करते रहो। अब वो बच्चे फंस जाएंगे जो डायरेक्ट बस इंतजार कर रहे थे कि कब जो है नोटिफिकेशन आएगा या नोटिस आएगा, उसके बाद जो है हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, लगातार तैयारी करते रहो। रही बात एग्जाम की, तो जैसे आपकी पीएमटी पीएसटी डेट आई है ना, 1-1.5 महीने के बाद आपकी लिखित परीक्षा की भी जो है डेट आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ 60 मार्क्स का जो मैंने फ्री इनिशिएटिव चलाया था ये ऑलमोस्ट 80-90% जो है खत्म हो चुका है। अब कंप्यूटर की सीरीज हमारी 39 तक आ चुकी है। इसके अंदर जो है दो क्लासेस और हम लेंगे। कौन कौन सी लेंगे? एक तो जावा की लेंगे और एक पाइथन की लेंगे, क्योंकि एचएसएससी यहाँ से इन लैंग्वेज से जो है क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हमारा जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक मेजर सब्जेक्ट रह जाएगा साइंस मेरे भाई। ठीक है, सिर्फ साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हमारा पूरा 60 मार्क्स का जो मैंने इनिशिएटिव चलाया था वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है डायरेक्ट जो है सिर्फ क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि पूरे जितने भी सब्जेक्ट है जिसमें 60 मार्क्स आते हैं उनको जो है क्विक रिवीजन देखेंगे। उनका जो है सिर्फ हम पॉलिश करने वाला काम करेंगे। पिछले 6-7 महीने से जो हम तैयारी कर रहे हैं ना, उसको पॉलिश करने का काम करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आपके माइंड में जो भी डाउट है, क्वेरी है या कोई भी सजेशन हो, जो हम नई प्लेलिस्ट बनाएंगे इस प्लेलिस्ट से हटके बनाएंगे, जो कि सिर्फ रिवीजन के तौर पर रहेगी, आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगी। जो भी आपके सुझाव हैं, आपके मन में जो भी आता हो हरियाणा पुलिस को लेकर और या फिर ग्रुप डी को लेकर। ठीक है, और आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का भी जो है पीएमटी पीएसटी घोषित कर दिया गया। तो आप भी अपनी तैयारी करते रहो और अपना सजेशन जरूर बताना कि कैसे जो है हम नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करें, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, किसके क्वेश्चन स्टार्ट करें। जो भी आपके मन में है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा टॉपिक चला हुआ था कंप्यूटर के अंदर। इसका जो थ्योरी पार्ट था वो हम कल कर चुके हैं। आई होप आपने थ्योरी वाला सेक्शन देखा होगा। थ्योरी वाला सेक्शन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बोरिंग जरूर होता है, लेकिन वो अगर आपको समझ आ गया तो यहां से आप कोई भी क्वेश्चन जो है क्रैक कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? डीबीएमएस का पूरा नाम पूछा गया, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस पूछा गया है। तो डेटा बिजनेस तो इसका होता नहीं है। ठीक है, डेटाबेस होता है, बिल्कुल होता है। डेटाबेस मेंटेनेंस नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। डेटा बाइनरी नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसको बोला जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्या है? डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? तो लॉजिकल स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? स्कीमा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्कीमा क्या होता है? डेटाबेस का कंकाल होता है मेरे भाई। ठीक है, डेटाबेस का कंकाल होता है। कंकाल क्या होता है? कंकाल कह लो, आर्किटेक्चर कह लो मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, आर्किटेक्चर कह लो, ये आप समझ लेना। ठीक है, तो डेटाबेस का क्या होता है? डेटाबेस का कंकाल होता है। क्या बोला जाता है? स्कीमा इसको जो है बोला जाता है, और ये जो है फिक्स होता है, बदलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। डेटाबेस की करंट स्टेट या किसी विशेष समय पर मौजूद डेटा को क्या कहते हैं? डेटाबेस की जो करंट स्टेट होती है ना, या किसी विशेष समय पर मौजूद डेटा को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं, टेबल कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? व्यू बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? राइट ऑप्शन जो है इंस्टेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी आपको नहीं समझ आ रहा ना, समझ सकता हूं, यही बात मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं। हर बार अब आप जो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे ना, वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यूट्यूब पर जो आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चनों की, ऐसे ही आप क्वेश्चनों को देखने को मिलेंगे, और यहां से आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे। ठीक है, रट्टा मार लिया आपने, लेकिन एग्जामिनर इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा ना, तो ये सारे ऑप्शन आपके धरे के धरे रह जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा स्कीमा
होगा, इंस्टेंस होगा, टेबल होगा। इसीलिए बार बार कहता हूं एक चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट एक बार आपको पढ़नी जरूरी है, हर शब्द का मतलब आपको समझ आना जरूरी है, चाहे वो बोरिंग लगे। वो एक बार आंखों के आगे से निकाल लोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको ईजी लगने लग जाएंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट का जो चैप्टर है ना कंप्लीट 1 घंटे 14-15 मिनट का मैंने करवाया है, अगर वो कंप्लीट देख लोगे ना तो यकीन मानो ये क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं लगेंगे, बिल्कुल ईजी ये लगेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस वो डेटा होता है जो किसी एक समय पर डेटाबेस के अंदर जो है भरा हुआ होता है मेरे भाई, समझ गए। इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस जो है वो डेटा होता है जो किसी एक समय पर डेटाबेस के अंदर जो है भरा हुआ होता है, फुलफिल होता है मेरे भाई, ठीक है। एक एक डेफिनेशन मैंने क्लियरली बिल्कुल आसान भाषा में हर शब्द को तोड़कर जो है उस थ्योरी के अंदर बताया है मेरे भाई, ठीक है। तो आई थिंक आपको वो थ्योरी वाली क्लास जो है जरूर देखनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 में क्या बोला गया ये सारी बताइए मैंने, फॉरेन की बताई है, प्राइमरी की बताई है, कंपोजिट की बताई है, एवरीथिंग मैंने वहां पर बताया है मेरे भाई, ठीक है। तो वह कौन सी की है जो किसी रिकॉर्ड को टेबल में विशिष्ट यूनिकली रूप से जो है पहचानती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, कोई बता सकता है क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगी, क्योंकि प्राइमरी की जो है कभी भी खाली नहीं हो सकती। खाली का मतलब क्या है, प्राइमरी की कभी खाली नहीं हो सकती मेरे भाई, याद रखना, बस ये चीज याद रखना, कभी खाली नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, और न ही रिपीट हो सकती है, और न ही रिपीट, रिपीट मतलब दोहराव। अब रिपीट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, अब रिपीट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है यूनिक ही होगी, हो सकती, ठीक है। तो यूनिकली कौन सी हो सकती है, प्राइमरी की जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5 में क्या बोला गया है, 5 के अंदर बोला गया है एक टेबल के अंदर की रो को किस नाम से जाना जाता है। तो एट्रीब्यूट के बारे में भी मैंने बताया है थ्योरी सेक्शन में, और जो है टपल के बारे में भी बताया है। एट्रीब्यूट और जो है टपल के बारे में बताया, यानी कि रो को क्या बोला जाता है और कॉलम को क्या बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रो को क्या बोला जाता है, रो को टपल बोला जाता है, TUPLE, ठीक है। अब आप कॉलम को मुझे बता देना, COLOUMN, ठीक है। कॉलम को क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो जो रिलेशनल मॉडल होता है ना उसमें रो को टपल कहा जाता है और कॉलम को क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट बोला जाता है, ठीक है। याद रखना एट्रीब्यूट इसको बोला जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है फेवरेट है HSSC के, बार बार पूछता है, इसीलिए इनको रट्टा मार लो, दिमाग में फिक्स कर लो। रो को क्या बोलते हैं, रो को टपल बोलते हैं, और कॉलम को जो है एट्रीब्यूट बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। उल्टा कर लेना, या तो ऐसे आप याद कर लेना, CA से याद कर लेना, ठीक है। CA होता है ना, CA जो होता है अकाउंटिंग बैंकिंग जो होता है, CA कॉमर्स वाला बच्चा करता है, बस CA उल्टा कर लेना। CA से क्या याद रखना, कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं, बाकी टपल बच गया रो के लिए, ये ऐसे याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। कुछ भी करो बस याद रखना है आपको, 1 नंबर यहां से आपका जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 में क्या बोला गया है, एसक्यूएल में क्रिएट और ऑल्टर किस प्रकार की भाषा के उदाहरण है। तो एसक्यूएल में जो है क्रिएट और ऑल्टर किस प्रकार की भाषा का जो है उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। DDL हो जाएगा, और DDL की फुल फॉर्म जरूर आप याद रखेंगे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मेरे भाई, ठीक है। थ्योरी सेक्शन में हर चीज की मैंने वहां पर फुल फॉर्म बताई है, जितना इंपॉर्टेंट है ना HSSC के लिए, एवरीथिंग मैंने वहां पर बताई है मेरे भाई, समझ गए मेरी बात को। DDL की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो जाएगी, और इसी के अंदर जो है क्रिएट और ऑल्टर प्रकार की जो है भाषा, ये उदाहरण हो जाएंगे, डेटा डेफिनेशन के उदाहरण हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। अब फटाफट आप मुझे जो है इनकी फुल फॉर्म बता दो, DML की फुल फॉर्म बता दो, ठीक है, और इसकी बता दो, DCL की फुल फॉर्म बता दो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। डेटाबेस से डेटा को प्राप्त करने, रिट्रीव करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है। तो डेटाबेस से डेटा को प्राप्त करने के लिए, यानी कि रिट्रीव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो सेलेक्ट कमांड का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट कमांड जो है किसका हिस्सा होता है, DML का हिस्सा होता है, याद रखना DML लैंग्वेज का ये
हिस्सा होता है, ठीक है, और डेटा दिखाने के काम आती है मेरे भाई, ठीक है। याद रखना सेलेक्ट कमांड जो होती है किसका हिस्सा होती है, डीएमएल लैंग्वेज का जो है ये हिस्सा होती है, जो डेटा दिखाने के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 8 में बोला गया है ड्रॉप और ट्रंकेट कमांड में मुख्य अंतर क्या है। तो ड्रॉप और ट्रंकेट जो है ये दोनों कमांड है, इनके बीच में अंतर क्या होता है, तो इनके बीच में अंतर यही होता है, ड्रॉप टेबल हटाता है और ट्रंकेट सिर्फ डेटा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, मतलब टेबल हटाता है, ड्रॉप टेबल ये हो गई ना, ये टेबल हो गई, देख ये टेबल हो गई, ये क्या हो गई, ये टेबल होगी। ड्रॉप क्या करता है, टेबल को हटाता है, इस टेबल को हटाता है, लेकिन ट्रंकेट क्या करता है, इसके अंदर जो डेटा है ना वो सिर्फ डेटा को हटाता है। समझ गए मेरी बात, इतनी चीज बस आपको याद रखनी है। ड्रॉप और ट्रंकेट कमांड में मुख्य अंतर यही है, ड्रॉप जो कमांड है वो सिर्फ टेबल को हटाती है, यानी पूरी टेबल को हटा देगी, और जो ट्रंकेट है वो सिर्फ इसके अंदर जो टेबल के अंदर डाटा है ना सिर्फ उसको ही हटाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है ईआर मॉडल में एंटिटी को किस आकार से दर्शाया जाता है। तो ईआर जो मॉडल होता है उसके अंदर एंटिटी को किस शेप में दर्शाया जाता है, तो ये आयत यानी कि रेक्टेंगल शेप के अंदर जो है इसको दर्शाया जाता है। एंटिटी को आयत, ये एंटिटी को आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर बोलते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, रेक्टेंगल, ये रहा लिखा है ना RECTANGLE, ठीक है, रेक्टेंगुलर, और जो है एप्टीट्यूड एलिप्स से दिखाया जाता है। तो ये याद रखना, दो चीज होती है, एक रेक्टेंगल होता है और एक जो है एलिप्स भी होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखना, यहाँ पे एलिप्स दिया भी गया है मेरे भाई, ठीक है। एट्रीब्यूट को एलिप्स से दिखाया जाता है, याद रखना, ठीक है। एंटिटी को किस शेप में दिखाया जाता है, एंटिटी को जो है रेक्टेंगल शेप में दिखाया जाता है, और ये जो एलिप्स शेप में किसको दिखाया जाता है, एट्रीब्यूट को एलिप्स शेप में दिखाया जाता है, ठीक है। एट्रीब्यूट को एलिप्स शेप में। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। ईआर डायग्राम में रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, तो डायमंड सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब दो एंटिटी के बीच के संबंध को जो प्रदर्शित करना होता है ना, तो किस से दर्शाया जाता है, डायमंड बॉक्स से दर्शाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। दो एंटिटी के बीच में संबंध किससे दर्शाया जाता है, डायमंड बॉक्स से, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। तो रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए, रिलेशनशिप यहां पे संबंध की ही बात कर रहा है भाई, हिंदी में इसको रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। तो दो एंटिटी के बीच में संबंध दर्शाने के लिए जो है डायमंड बॉक्स का जो है प्रयोग किया जाता है सिंबल का, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। 11 में फिर से फुल फॉर्म पूछी गई है, डीबीए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीबीए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा मेरे भाई, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, तो डीबीए एक व्यक्ति होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक पोस्ट होती है भाई, इसके ऊपर जो है एक आदमी काम करता है, ठीक है। कौन सा आदमी काम करता है और क्या करता है, डीबीए एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास पूरे डेटाबेस का कंट्रोल होता है। मतलब कि मान लो ये एक पूरा डेटाबेस है मेरे भाई, ठीक है, ये पूरा एक डेटाबेस है, इस पूरे डेटाबेस को कंट्रोल कौन करता है, पूरे डेटाबेस को। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, कंट्रोल कौन करता है, तो आप आंसर क्या बताएंगे, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर करता है मेरे भाई, ठीक है। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जो है पूरे डेटाबेस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। ACID प्रॉपर्टी में ए का अर्थ क्या है। तो अगर आपने थ्योरी क्लास देखी होगी ना, तो वहां पे मैंने ए का भी मतलब बताया था, ठीक है, सी का भी मतलब बताया था, आई का भी मतलब बताया था, और डी का भी मतलब बताया था, ठीक है। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो उस क्लास को जरूर देखना। तो ACID प्रॉपर्टी में ए का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑटोमिसिटी जो है इसका अर्थ हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन या तो पूरा होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा, इस ऑटोमिसिटी का मतलब ये होता है मेरे भाई, ठीक है।
ऑटोमिसिटी का मतलब क्या होता है? तो ऑटोमिसिटी का मतलब यही होता है, इसका मतलब है ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन होता है ना, या तो वो कंप्लीट होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई एचएसएससी। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना और डायरेक्ट क्वेश्चनों की जो है प्रैक्टिस करोगे, तब तक आपको ये चीजें एडवांस ही लगेंगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 में बोला गया है पदानुक्रमित हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में डेटा किस रूप में व्यवस्थित होता है? जब हम थ्योरी क्लास कर रहे थे ना, उसके अंदर आपने देखा था 9 या 10 पार्ट हमने देखे थे। ठीक है, तो पहला ही था उसके अंदर हायरार्किकल डेटाबेस मेरे भाई। ठीक है, और पहले में ही पहली या दूसरी लाइन थी कि इसके अंदर जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो ट्री के फॉर्म में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है जो पेड़ की तरह जो है दिखाई देती है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पर। ग्रांट और रिवोक कमांड किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो ग्रांट और रिवोक जो कमांड है ये किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर सी डीसीएल के अंतर्गत ये आती है भाई। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ऊपर मैंने पूछी थी ना, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। यकीन मानो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, दिखा भी दूंगा आपके पेपर में मेरे भाई। ठीक है, तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। डेटाबेस के अंदर डेटा के बारे में डेटा को क्या कहा जाता है? तो डेटाबेस के अंदर डेटा के बारे में डेटा को क्या कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है? मेटा डेटा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मेटा डेटा क्या बताता है? तो मेटा डेटा बताता है डेटा का टाइप क्या है, साइज क्या है, ये सारी चीजें कौन बताता है? मेटा डेटा बताता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ट्रांजैक्शन को स्थायी परमानेंट रूप से सेव करने के लिए कौन सी कमांड है? तो जो ट्रांजैक्शन होती है ना, ट्रांजैक्शन, उसको स्थायी रूप से सेव करने के लिए किस कमांड का जो है प्रयोग किया जाता है? तो कोमिट जो नाम की कमांड होती है ना, उसका जो है प्रयोग किया जाता है सेव करने के लिए मेरे भाई। ठीक है, तो कोमिट करते ही जो डेटाबेस में बदलाव होते हैं ना वो पक्के हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे कोई भी एमएस वर्ड के अंदर फाइल बनाते हैं, तो पहले फाइल बनाते हैं, उसके बाद साथ साथ जो कंट्रोल एस करते जाते हैं, तो वो क्या होती है? परमानेंट सेव होती जाती हैं वो चीजें। सेम ऐसा ही यहां पर है, जो ट्रांजैक्शन को स्थायी रूप से सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर कोमिट का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या बोला गया? अब देखो चीज वही है, सेम है, मतलब यहां पे किस चीज की हम बात कर रहे हैं? यहां पे हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डेटाबेस की बात कर रहे हैं। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एमएस वर्ड में जो है किसी भी फाइल को, किसी भी चीज को, एक सेकेंड, किसी भी चीज को स्थायी रूप से सेव, ठीक है, स्थायी रूप से सेव करने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं। CTRL प्लस क्या, किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं ना। वैसे ही बस डेटाबेस में जो है कमांड चेंज हो गई है, यहां पे जो है आप कोमिट का प्रयोग करते हैं स्थायी रूप से सेव करने के लिए। आई बात यहां तक समझ में? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। 17 में क्या बोला गया? गलती होने पर ट्रांजैक्शन को पिछली स्थिति में ले जाने को क्या कहते हैं? अब यहां पे देखो अंडू दिया गया है। अंडू आप कहां पर करते हो? एमएस वर्ड आपने चलाया होगा ना, आई होप। डेटाबेस चलाया नहीं चलाया, शायद नहीं चलाया होगा, मैंने भी नहीं चलाया। ठीक है, लेकिन आपने एमएस वर्ड जरूर चलाया होगा। अब आपने जैसे कि क्या लिखा, आपने जो है क्या लिखा? हरीश लिख दिया आपने। ठीक है, कुछ भी लिख दिया आपने फॉर एग्जांपल। अब आपने जो है ये जो है बैक स्पेस से जो है रिमूव कर दिया, गलती से रिमूव कर दिया। अब आप दोबारा हरीश लाने के लिए क्या करोगे? कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे। उसको क्या बोला जाता है? एमएस वर्ड में अंडू बोला जाता है। बस यहां पर क्या बोला जाता है? डेटाबेस में यहां पर रोल बैक बोला जाता है। सिंपल सी बात है, बस इतनी सी चीज है। और यकीन मानो उस थ्योरी सेक्शन में हर चीज मैंने करवाई है। ये जो 50 क्वेश्चन हम यहां पर देख रहे हैं ना, एवरीथिंग क्वेश्चन उसी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पर लाया गया है। और सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं या तो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर एचएसएससी के अंदर पूछे गए हैं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 में बोला गया डीबीएमएस और यूजर के बीच इंटरफेस का काम कौन करता है? तो डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और यूजर जो उसको यूज कर रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है? तो डेटाबेस इंटरफेस जो है ये इन दोनों के बीच में काम करता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या काम करता है? ये यूजर की कमांड को डेटाबेस तक पहुंचाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं।
19 में बोला गया प्रथम रिलेशन डेटाबेस मॉडल किसने विकसित किया था? तो प्रथम जो रिलेशनशिप डेटा मॉडल था वो EF कोड के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1970 में जो है इसको विकसित किया गया था मेरे भाई। ठीक है, स्टैटिक जो कंप्यूटर साइंस है ना वो सारी मैंने करवा दी है मेरे भाई पूरी कंप्यूटर सीरीज के अंदर। कुछ भी आपको जो है चेंज करने की या फिर कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस जो मेरी सीरीज चल रही है ना थ्योरी वाली वो आप जरूर देख लेना एक बार अपने एग्जाम से पहले। सारी चीज आपको बिल्कुल इजी भाषा में समझ आ जाएगी। बेसिक टू एडवांस मैंने वहां पर करवाया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्रथम रिलेशन जो डेटाबेस था ये मॉडल किसने विकसित किया था? EF कोड के द्वारा किया गया था, 1970 में किया गया था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। MS एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS एक्सेस जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा, RDBMS प्रकार का जो है ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा। यह टेबल के रूप में डेटा स्टोर करता है, याद रखना। ठीक है, RDBMS डेटा स्टोर करता है ना, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है बताइए जो RDBMS है ये किस रूप में डेटा को स्टोर करता है? तो आप बताएंगे टेबल के रूप में ये डेटा को स्टोर करता है। टेबल के रूप में डेटा स्टोर करता है। अब देखो एक चीज और बताता हूं उनको, डेटा स्टोर करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप ऐसे बच्चे हैं, आप सिर्फ जो है एग्जाम डेट आने के बाद यूट्यूब पर ऐसे ही क्लासेस देख रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये क्वेश्चन तो पढ़ लिया MS एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आपको आंसर पता चल गया भाई ये RDBMS प्रकार का सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बस आप इतना सोचो, एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने ये पूछ लिया बताइए टेबल के रूप में RDBMS जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम है ये जो है किस रूप में जो है डेटा स्टोर करता है। तो वहां पर आपको ऑप्शन दे देगा, टेबल दे देगा, कॉलम दे देगा, दो और ऑप्शन दे देगा। तो वहां पर आप जो है जज नहीं कर पाएंगे, वहां पर आप नहीं समझ पाएंगे आंसर क्या है, वहां पर सिर्फ आप तुक्का लगाएंगे मेरे भाई। लेकिन अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी ना पूरे चैप्टर की तो कितना भी क्वेश्चन बना ले, कहीं से क्वेश्चन बना ले, आप गलत नहीं करोगे मेरे भाई। सिर्फ यही मुद्दा है, मैं हर बार बोलता हूं एक बार आपको चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, ये जो यूट्यूब पर बाद की क्लासेस चलती है ना, आपके एग्जाम के नियर बाय जो क्लासेस चलती है वो ये क्लासेस इसलिए नहीं चलती कि आपको सिलेक्शन दिलाना होता है। वो क्लासेस सिर्फ इसलिए होती है ताकि आपने जो पिछले 1-1.5 साल से जो मेहनत की है ना उसको पॉलिश करने का जो है वो काम करती है मेरे भाई। मेरे को तो एटलीस्ट ऐसा ही लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। 21 में कह रहा है एट्रीब्यूट को और क्या कहा जाता है? तो एट्रीब्यूट को किस दूसरे नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉलम और फील्ड के नाम से जो है इसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है। तो एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है? कॉलम या फिर फील्ड कहा जाता है। अभी हम ऊपर देख के आए थे ना, रो को क्या बोला जाता है? टपल बोला जाता है। रो को क्या बोला जाता है? टपल बोला जाता है। और कॉलम को क्या बोला जाता है? कॉलम को जो है कॉलम को क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट बोला जाता है। बस यही क्वेश्चन वो पूछता है। आपको लगता है भाई पता नहीं कहां से उठा लाया एग्जामिनर, ठीक है ना। तो एग्जामिनर इतना पागल भी नहीं है कि वो इतना जो डेटाबेस चलाते हैं ना, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं। देखिए डेटाबेस जो होता है ना, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस किसी भी आंकड़े को व्यवस्थित करना डेटाबेस कहलाता है। सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, स्कूल के अंदर डेटा है, किसका डेटा है? टीचर्स का डाटा है, स्टूडेंट्स का डाटा है, और भी बहुत सारा डाटा है। अब इस पूरे डाटे को व्यवस्थित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? DBMS की जरूरत पड़ती है। सिंपल सी बात है। अब हर चीज में डेटा की जरूरत पड़ती है, चाहे स्कूल लगा लो, चाहे कंपनी लगा लो, चाहे कॉलेज लगा लो, चाहे स्टोर लगा लो, चाहे मिनी स्टोर लगा लो, चाहे कॉम्प्लेक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो। आज में वर्तमान में डेटा सबका होता है और सभी को DBMS की जरूरत पड़ती है। सिंपल सी चीज है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना ये सारी चीजें ऐसे ही काम करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है? इनमें से कौन सा एक DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है। ओरेकल भी है, SQL सर्वर भी है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर जो है ये नहीं हो जाएगा। इनमें से जो है MS वर्ड जो है ये DBMS सॉफ्टवेयर नहीं होएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23। NoSQL का पूरा नाम क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन मैंने वहीं से उठाया है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो बिल्कुल आपको पता होगा NoSQL का मतलब क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि ना, मेरे सिंपल सी चीज है यार। तो NoSQL का नाम हो जाएगा नोट ओनली SQL हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं।
वह की जो दो टेबल के बीच संबंध स्थापित करती है। तो वो कौन सी की होती है जो दो दो टेबल के बीच में जो है संबंध स्थापित करती है, उसको फॉरेन की बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक टेबल की प्राइमरी की होती है। ठीक है, यह एक टेबल की प्राइमरी की होती है जो दूसरे टेबल में रेफरेंस का काम करती है, उसको जो है फॉरेन की बोला जाता है। और फॉरेन की यही काम करती है, दो टेबल के बीच में जो है संबंध स्थापित करके देती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। स्कीमा एवोल्यूशन का अर्थ क्या है? तो स्कीमा एवोल्यूशन का अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? तो स्कीमा के डिजाइन में बदलाव करना। ठीक है, स्कीमा के डिजाइन में बदलाव करना क्या कहलाता है? स्कीमा एवोल्यूशन कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। 26 में क्या बोला गया? एसक्यूएल में अपडेट कमांड किस कैटेगरी में आती है? तो एसक्यूएल में जो अपडेट कमांड होती है ये किस कैटेगरी में आती है? तो ये डीएमएल की कैटेगरी में आती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट का उपयोग टेबल के अंदर जो मौजूद डेटा होता है ना उसको बदलने के लिए किया जाता है। सीधी सी बात है, किसी चीज को आप अपडेट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था HARSH लिखा था, अब यहाँ पे आई नहीं था, तो आपने क्या किया? HARISH कर दिया, इसको अपडेट कर दिया, बस यही बोलते हैं अपडेट। ठीक है, तो अपडेट जो होती है कमांड ये किस कैटेगरी के अंदर आती है? ये डीएमएल के अंतर्गत आती है भाई। डीएमएल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मैंने ऊपर भी पूछा था, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। रोल बैक कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो रोल बैक कमांड का उपयोग जो है ट्रांजैक्शन को रद्द करके पुरानी स्थिति में लाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, अंडू की तरह इसका उपयोग किया जाता है। अभी ऊपर हमने देखे थे ना एमएस वर्ड का जो एग्जांपल दिया था मैंने, अंडू की तरह जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो रोल बैक कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्रांजैक्शन को रद्द करके पुरानी स्थिति में लाने के लिए। पुरानी स्थिति मतलब कि फॉर एग्जांपल HARISH लिखा था, हमने इसको रिमूव कर दिया, अब हम पुरानी स्थिति यानी कि हरीश दोबारा लिखा हुआ देखना चाहते हैं, तो आप जो है डेटाबेस के अंदर जो है किसका उपयोग करेंगे? रोल बैक कमांड का उपयोग करेंगे। और अगर एमएस वर्ड का यूज कर रहे हैं तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? Ctrl+Z का प्रयोग करेंगे, जिसको अंडू बोला जाता है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। ER मॉडल में एट्रीब्यूट्स को किस सिंबल से दर्शाया जाता है? तो ER मॉडल में जो एट्रीब्यूट्स होता है उसको किस सिंबल से दर्शाया जाता है? इलिप्स से दर्शाया जाता है। अभी ऊपर देख के आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर। ट्रंकेट कमांड के बारे में क्या सही है? तो ट्रंकेट कमांड के बारे में जो है क्या सही हो जाएगा? यह डीएमएल कमांड है, नहीं ये तो सही नहीं है। यह डेटा और स्ट्रक्चर दोनों डिलीट करती है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, यह एक डीडीएल कमांड है जो सिर्फ डेटा डिलीट करती है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ट्रंकेट कमांड होती है ना, ये एक डीडीएल कमांड है जो सिर्फ डेटा डिलीट करती है मेरे भाई। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करती है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना, ट्रंकेट पूरी टेबल खाली कर देता है, लेकिन ढांचा जो स्ट्रक्चर होता है ना डेटाबेस में बना रहता है, ये चीज आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, तो डीडीएल कमांड है, सिर्फ डेटा डिलीट करती है मेरे भाई। ठीक है, टेबल को खाली कर देती है, स्ट्रक्चर डेटाबेस में बना रहता है। यानी कि ये जो टेबल है ना, यहाँ पे समझ तो आ रहा है ना आपको? आई थिंक समझ आ रहा होगा यार। ये टेबल बनी है ना, फॉर एग्जांपल इसके अंदर डाटा लिखा गया है 1 2 3 4 और भी काफी सारा डाटा लिखा है, लेकिन अगर आप ट्रंकेट कमांड का यूज करेंगे ना तो टेबल के अंदर से ये जो डाटा लिखा है ना ये डिलीट हो जाएगा, सिर्फ टेबल रह जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो यह एक डीडीएल कमांड है जो सिर्फ डेटा डिलीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएंगे मेरे भाई। डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई जिसमें जानकारी स्टोर होती है, तो डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? फील्ड रिकॉर्ड टेबल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फील्ड जो है कॉलम डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। फील्ड या जो कॉलम है ना डेटाबेस की सबसे छोटी यूनिट होती है। एक विशेष प्रकार की जानकारी जैसे कि एज इसके अंदर रखी जाती है मेरे भाई। ठीक है, विशेष प्रकार की जानकारी कुछ भी हो सकती है, एज होगी या कुछ भी जो है इंपॉर्टेंट होता है ना वो इसी के अंदर रखी जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? वो फील्ड हो जाएगी मेरे भाई, या फिर कॉलम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं।
वह भाषा जो इंटरनल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा के बीच मैपिंग तय करती है। तो वह कौन सी भाषा है जो इंटरनल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा के बीच में मैपिंग तय करती है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एसडीएल जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फुल फॉर्म भी बता दूंगा। एसडीएल जो है ऐसी भाषा है, ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरनल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा के बीच में जो है मैपिंग तय करती है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी भाई? स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। और ये काम क्या करती है भाई? एसडीएल का काम क्या करती है? चलिए बता देता हूं। एसडीएल क्या काम करती है? ये तय करती है, यानी कि ये फिक्स करती है। क्या फिक्स करती है? एसडीएल फिक्स करती है कि जो डेटा है ना, डेटा वो असल में कहां पर और कैसे स्टोर होगा मेरे भाई, ठीक है। ये डिसाइड ये करती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच संबंध को क्या कहा जाता है? तो प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच के संबंध को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉरेन की दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर करती है, इसे ही रेफरेंशियल इंटीग्रेटेड जो है कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो फॉरेन की दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर करती है, इसे ही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोला जाता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। एसक्यूएल में ग्रांट कमांड का क्या कार्य है? तो एसक्यूएल में जो ग्रांट कमांड होती है इसका क्या काम होता है? तो इसका काम होता है यूजर को डेटा एक्सेस करने की अनुमति देना मेरे भाई, ठीक है। ग्रांट से ही समझ आ रहा है आपको। ग्रांट क्या होता है? ग्रांट भाई किसी चीज की जो है परमिशन देना। तो डीसीएल का ये हिस्सा होता है, ठीक है। किसका हिस्सा होता है? डीसीएल का ये हिस्सा होता है। यूजर को डेटाबेस पर काम करने का अधिकार जो है प्रदान जो करता है ना, वो जो है ग्रांट ही कमांड जो है प्रदान करती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 में क्या बोला गया? एक छात्र का रोल नंबर किस प्रकार का एट्रीब्यूट है? तो एक छात्र का जो रोल नंबर है वो किस प्रकार का एट्रीब्यूट हो जाएगा? ये की एट्रीब्यूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोल नंबर जो होता है ना, रोल नंबर वो क्या होता है? यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है, इसीलिए यह एट्रीब्यूट बनता है किसका? प्राइमरी की का। प्राइमरी की का एट्रीब्यूट मेरे भाई, ठीक है। एट्रीब्यूट, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नॉर्मलाइजेशन आप सभी को पता है, एग्जामिनेशन में भी आजकल नॉर्मलाइजेशन होती है। किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा की डुप्लीकेसी को कम करना मेरे भाई, रेडुनेंसी को जो है कम करना है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? नॉर्मलाइजेशन टेबल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देती है ताकि बार बार एक डेटा जो है स्टोर ना करना पड़े मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 में बोला गया है वह कौन सी की है जिसमें नल वैल्यू हो सकती है? तो नल वैल्यू किसमें हो सकती है? प्राइमरी की में तो देखो नल वैल्यू नहीं हो सकती, ये रटने वाली चीज है, रट्टा मार लो। अब नल वैल्यू किसमें नहीं हो सकती? दो चीज आपको याद रखनी है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है बताइए नल वैल्यू किसमें नहीं हो सकती? तो प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं हो सकती। और नल वैल्यू किसमें हो सकती है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन की में जो है नल वैल्यू आ सकती है मेरे भाई, ठीक है। दो चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी है। एचएसएससी बार बार पूछता है बताइए नल वैल्यू जो है किसमें नहीं हो सकती? तो किसमें नहीं हो सकती? प्राइमरी की में नहीं हो सकती। और नल वैल्यू किस में हो सकती है? फॉरेन की में जो है नल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। डेटाबेस में रेडुडेंसी का क्या मतलब है? रेडुडेंसी वही भाई डुप्लीकेसी रेडुडेंसी बोलते हैं। तो डेटाबेस में रेडुडेंसी का क्या मतलब है? डेटा की चोरी नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। डेटा का डुप्लीकेशन, एक ही डेटा बार बार, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। थ्योरी वाली जो क्लास थी ना उसमें डेटा रेडुडेंसी बोल बोल के थक गया, डुप्लीकेशन बोल बोल के थक गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर थ्योरी वाली क्लास देख लोगे ना सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे ही शब्द पूछता है एग्जामिनर, डेटाबेस में रेडुडेंसी। अब रेडुडेंसी का मतलब ही आपको नहीं पता होगा तो कैसे आप इन चारों ऑप्शन में से बता सकते हैं? बार बार बोलता हूं कि थ्योरी आपको पढ़नी एक बार जरूरी है और हर शब्द का मतलब आपको समझ आना बेहद जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर।
आई 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 एन एफ नहीं है, ये एक एन एफ है, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का नियम क्या है? तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का नियम क्या होता है? हर कॉलम में एटॉमिक वैल्यू एकल मान हो। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एनएफ क्या कहता है? तो ये कहता है कि एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। एक सेल के अंदर जो है एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यही जो है क्या कहता है? फर्स्ट नॉर्मल जो है, फर्स्ट नॉर्मल जो वैल्यू है, फॉर्म है, ये नियम कहता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। एग्जांपल के तौर पे कहूं तो एक कॉलम में 2 फोन नंबर नहीं होने चाहिए, सिंपल सी बात है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। 39 में बोला गया है डीबीए का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? तो डीबीए यानी कि डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर है, इसका मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? तो इसका मुख्य उत्तरदायित्व होता है डेटाबेस की सुरक्षा और बैकअप मैनेज करना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पर। वीक एंटिटी को ईआर डायग्राम में कैसे दर्शाते हैं? तो वीक एंटिटी को जो है डायग्राम में डबल रेक्टेंगल से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो एंटिटी जो अपनी पहचान के लिए दूसरी एंटिटी पर निर्भर हो, उसे डबल रेक्टेंगल में दिखाते हैं। तो ये वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल में दर्शाते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 में क्या बोला गया है? तो 41 के अंतर्गत बोला गया है एसक्यूएल में सभी कॉलम देखने के लिए किस सिंबल का प्रयोग होता है? तो एसक्यूएल में सभी कॉलम को देखने के लिए, कॉलम क्या होता है? ये क्या है? ये रो है। ये क्या है? ये कॉलम है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं रो, यहां पे लिख देता हूं कॉलम। तो सभी कॉलम को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एस्ट्रिक बोलते हैं इसको। ये जो स्टार आप देख रहे हो ना, स्टार, इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक इसको बोलते हैं। एस्ट्रिक का जो है उपयोग किया जाता है। सेलेक्ट एस्ट्रिक, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे आप ये स्टार वाला, इसको सेलेक्ट करके फ्रॉम टेबल नेम कमांड पूरी टेबल के सभी कॉलम दिखा देगा मेरे भाई, ठीक है। ये एक जो है मैं क्या बता रहा हूं, पूरी कमांड बता रहा हूं। आप पहले क्या करेंगे? सेलेक्ट जो है ये करेंगे, उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम लिखेंगे, टेबल का नेम लिख देंगे, जो भी टेबल का नाम आपने दिया होगा वो टेबल का नाम लिख देंगे, तो इसके सारे कॉलम आपको ये दिखा देगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है, सभी कॉलम देखने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। डेटाबेस का वह स्तर जो यूजर के सबसे करीब होता है। तो डेटाबेस का वो कौन सा जो स्तर होता है जो यूजर के सबसे करीब होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, एक्सटर्नल व्यू लेवल जो है ये यूजर के सबसे करीब होता है मेरे भाई, ठीक है। यूजर केवल व्यू देखता है, मतलब कि सामने वाली चीजें दिखती हैं, उसको पीछे बैकएंड में क्या काम हो रहा है ये नहीं दिखता। फॉर एग्जांपल के लिए एटीएम का हिस्सा ले लो, आप बैंक में गए हो ना, एटीएम पर गए हो, पैसे निकलवाने तो जाते हो ना, तो वहां पर आपको एक इंटरफेस दिखता है जहां पर आप जो कुछ बटन दिए होते हैं, इन्हीं बटनों का आप यूज करते हो और यहां से जो है आपके पैसे निकल कर आ जाते हैं। जबकि इसके बैक एंड में क्या काम चल रहा है यहां से आपको कोई मतलब नहीं है, ना ही आपको पता होता है। तो यही ये चीज ये पूछ रहा है, ये एक्सटर्नल व्यू लेवल होता है जो यूजर के सबसे करीब रहता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। कैंडिडेट की में किसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा चुना जाता है? तो कैंडिडेट जो की होती है इसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा चुना जाता है। किसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा जो है चुना जाता है? तो ये प्राइमरी की जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पर। रिलेशन शब्द का अर्थ डीबीएमएस में क्या है? तो रिलेशन शब्द का अर्थ डीबीएमएस में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेबल जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रिलेशनल मॉडल में टेबल को ही रिलेशन कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना, टेबल को ही क्या बोला जाता है? टेबल को ही रिलेशन कहा जाता है। यहां तक आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। 45 में क्या बोला गया? इनमें से टीसीएल कमांड का उदाहरण है। तो ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से टीसीएल कमांड का उदाहरण जो है कौन हो जाएगा? कॉमिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। 46 में बोला गया है वह एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट से प्राप्त किया जाता है, जैसे जन्म तिथि से उम्र। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो कौन सा एट्रीब्यूट है जो दूसरे एट्रीब्यूट से प्राप्त किया जाता है? तो वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है ना, 47 को देख लेते हैं। 46 हो गया ना, हो गया।
47 को देख लेते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या है। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का अर्थ जो है वो हो जाएगा लॉजिकल स्कीमा बदलने पर यूजर व्यू पर फर्क न पड़ना मेरे भाई, ठीक है। लॉजिकल स्कीमा बदलने पर यूजर व्यू पर फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पर। मैं ज़्यादा यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ मैं वहाँ पर थ्योरी सेक्शन में बता के आया हूँ, इसीलिए वहाँ पर 1 घंटे 15 मिनट की जो है वो वीडियो बनी है मेरे भाई, ठीक है। एसक्यूएल का आविष्कार किस कंपनी ने किया था। तो काफ़ी इजी है, आप सभी को पता होगा, आईबीएम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आईबीएम ने जो है 1970 के दशक में जो है सिस्टम आर प्रोजेक्ट के दौरान इसको बनाया था मेरे भाई, ठीक है। 1970 के दौरान जो है सिस्टम आर प्रोजेक्ट के दौरान इसको बनाया था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। 49 में बोला गया डीसीएल कमांड रिवोक का क्या उपयोग है। तो डीसीएल कमांड रिवोक का जो उपयोग है, याद रखना ये जो रिवोक है किसके अंदर आती है, डीसीएल कमांड के अंतर्गत आती है। ये जो कमांड है रिवोक, इसका उपयोग है क्या, इसका उपयोग है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दी गई अनुमति वापस लेना मेरे भाई। रिवोक करना, सीधी सी बात है, शब्दों से ही पता चल रहा है रिवोक का मतलब क्या है, वापस ले लेना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। डीबीएमएस का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो डीबीएमएस उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, आप सभी जानते हैं, डेटा सुरक्षित रहता है, बिल्कुल सही बात है। डेटा शेयरिंग आसान हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। डेटा की डुप्लीकेसी कम होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऊपर हमने जो है देखा था डेटा डुप्लीकेसी को ये रोकता है। उपरोक्त सभी, तो राइट ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक जो है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है कंप्लीट हो गया है। आई होप यहां से इस चैप्टर को जो है काफी अच्छे तरीके से आपने किया होगा। मुझे नहीं लगता इससे बाहर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाई, ठीक है। मेरे एंड से कोई कमी नहीं है, आपके एंड से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अब आप ये बात याद रखना, हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम है ना बहुत जल्द होएगा मेरे भाई। मिनिमम टाइम आपको बता देता हूं, मेरे को ऐसा लगता है कि 60 डेज आप मान के चलो, इससे पहले ही आपका एग्जाम हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपका एग्जाम होता है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। बस ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये जो 60 दिन है इनका उपयोग कैसे करते हो मेरे भाई। ये मान के चलना, ये जो 60 दिन है ना, आने वाले अगले जो है आपके 30-25 साल जो है वो डिसाइड करने वाले हैं मेरे भाई। अगर 60 दिन जी तोड़ मेहनत करके, दिन रात खाली करके अगर 30-25 साल का फ्यूचर अगर संवारा जा सकता है ना, तो मैं तो इस कीमत के लिए तैयार हूं। अगर आप अगर इस कीमत के लिए तैयार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे भाई। कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद जो है हम एक और नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो सिर्फ प्रैक्टिस सेट रहेगा। इन्हीं 60 मार्क्स की जो हमने यहाँ पे तैयारी करी ना, इन्हीं से हम पॉलिश करने का काम करेंगे मेरे भाई, ठीक है। जो भी आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड वाले, और जो फॉरेस्ट गार्ड वाले पोस्ट अच्छी आई थी, 700 प्लस पोस्ट आई थी ना, तो इन जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं ना फॉरेस्ट गार्ड के, अभी एक चीज आपको बता देता हूं, अभी आपका पीएमटी पीएसटी जरूर हो रहा है, लेकिन अभी आपका एग्जाम नहीं होगा मेरे भाई। पहले एग्जाम हरियाणा पुलिस का होगा, उसके बाद ही जाके आपका कई नंबर आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर के बाद में। तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, घबराने की जरूरत नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड का भी मतलब 70% जो आपका सिलेबस है ना, वो किसके बेस आएगा, वो एनवायरमेंट बेस आएगा मेरे भाई, ठीक है। एनवायरमेंट बेस आएगा, और एनवायरमेंट कोई भी टॉपिक ऐसा कंप्लीट नहीं है जहां पे एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। हर चैप्टर अलग अलग है, ज्योग्राफी के अलग चैप्टर हैं, बायोलॉजी के अलग चैप्टर हैं, इकोनॉमिक सर्वे आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ वैसे मैंने बताया है एक सिलेबस वीडियो के अंदर, एक और वीडियो बना दूंगा, और इसका भी जो है मैं क्लास जो है शुरू करवा दूंगा, लेकिन हरियाणा पुलिस के बाद ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हरियाणा पुलिस को जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कौन कौन बच्चा है जो फॉरेस्ट गार्ड की भी तैयारी कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो आप पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और मेरे मोटिवेशन के लिए बस इतना सा कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, बस इतना सा काम जो है आप कर देना मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में, इंडिया जीके की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।